फ्रेंड्स, हम आए हैं आपके लिए एक आज नया टॉपिक लेके। वर्ग 2 वर्ग 3 और रीट की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका ब्रह्मांड वर्ग 2 में स्पेशल इसका पूरा टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो आप जितने भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 वर्ग 3 की, उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आए हैं। पूरा अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक हम लेके आए हैं ब्रह्मांड संबंधित। देखते हैं पूरा वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि इस प्रकार के नोटिफिक और महत्वपूर्ण जो है वीडियो आपको प्राप्त हो जाए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की या ब्रह्मांड की। क्या होता है ब्रह्मांड, किसे कहते हैं हम ब्रह्मांड? ब्रह्मांड हमारे अंतरिक्ष में फैले हुए असीम क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ग्रह उपग्रह तारे सितारे और जितने भी उल्कापिंड हैं, उन सबके एक समूह को हम कहते हैं यहाँ पर विश्व या ब्रह्मांड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन लिखी हुई है। पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों, खगोलीय पिंड में सभी आ जाएंगे आपके तारे सितारे ग्रह उपग्रह, उन सबके समूह को हम यहाँ पर कहेंगे ब्रह्मांड या विश्व। इसको जो है ब्रह्मांड को हम कॉस्मोस भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अध्ययन को हम कहेंगे कॉस्मोलॉजी। किसी भी साइंस में हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो मैक्सिमम वहाँ पर पीछे जो है लॉजी वर्ड लग जाता है ना। तो ये इसका जो है टॉपिक का नाम क्या है ब्रह्मांड का? कॉस्मोस। और इसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। विश्व की रचना आकाशगंगाओं या मंदाकिनियों, इसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, है ना। गैलेक्सी जो है विश्व की रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है पार्ट है। तो हम कहेंगे विश्व की आकाश रचना आकाशगंगाओं या मंदाकिनियों से हुई है। ओके, अनुमानित विश्व में खरबों संख्या में आकाशगंगाएं हैं। हम एक ओनली एक आकाशगंगा में रहते हैं। कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं? क्या नाम है अपना इसका? मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। ठीक है, और इस मिल्की वे में हमारा एक तारा है जिसका नाम है सूरज। और उसके कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। सौर परिवार कहा जाता है उसे हम, है ना। तो उसमें कितने ग्रह हैं? हमारे 8 ग्रह हैं। ओके, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखो बहुत सारे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ। पृथ्वी के चारों ओर फैले असीम क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्रहों उपग्रहों तारे सितारों के एक समूह को एक साथ, या उन जो खगोलीय पिंडों के समूह को हम क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। अगर एक क्वेश्चन आता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के बाहर फैले हुए असीम खाली क्षेत्र को, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, पृथ्वी के बाहर फैले हुए असीम खाली क्षेत्र को। देखो यहाँ पे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखो बहुत सारा खालिस्तान दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे जो खालिस्तान दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है? एक तरह से जो है खालिस्तान जो दिखाई दे रहा है, वही आपका क्या है? अंतरिक्ष है। और इनके अंदर पाए जाने वाले सभी उल्का पिंडों या खगोलीय पिंडों के को अगर हम बात साथ में जोड़ लेते हैं तो वो कहलाता है आपका ब्रह्मांड। ठीक है, तो हम सबको पता है कि ये ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है और उसमें कई सारी गैलेक्सियां हैं। ठीक है, उन गैलेक्सियों के अंदर बहुत सारे तारे हैं। उन तारों के चारों तरफ बहुत सारे उल्काएं पिंड जो है चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और उन इस प्रकार से जैसे कि हमारा सूरज है, इसके बहुत सारे जो है उल्काएं पिंड या अपन बोल सकते हैं ग्रह बोल सकते हैं, ग्रह जो है चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सूरज के चारों तरफ कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं? 8। पहले जो है कुल 9 ग्रह थे, लेकिन उसमें से एक ग्रह को कुछ विशेष कैटेगरी के द्वारा उसको हटा दिया गया है। अब कुल मिला के हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं। अब आपको ये भी बताना चाहिए ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। वैसे मैं आगे इनको क्लियर कर दूंगा, पर फिर भी एक छोटा छोटा सा बता देता हूँ। ग्रह और उपग्रह में अंतर क्या होता है? जो सूर्य के चक्कर लगाए उसे हम कहते हैं ग्रह। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से देखना। जो सूर्य के चक्कर लगाए, देखो यहाँ पर एक सूर्य है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये सूर्य के चारों तरफ जो अलग अलग ये जो पिंड है ना, ये सभी ग्रह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके ग्रह कहलाएंगे। ये सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। जो सूर्य या किसी तारे के चक्कर लगाए हैं, या सूर्य हर जगह वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो तारा है उसको हम सूर्य कहते हैं।
इसलिए उसका नाम क्या हुआ, उसे हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सूर्य तारा, है ना। लेकिन हर जगह ऐसा बहुत से और भी तारे होंगे, तो उनका नाम कुछ और होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं कि जो तारे के चक्कर लगाए, जो किसके चक्कर लगाए, किसी तारे के चक्कर लगाए, और जो जिसके अंदर खुद के अंदर प्रकाश न हो, उसे हम कहते हैं ग्रह। और उपग्रह कैसे कहते हैं, जो किसी ग्रह के चक्कर लगाए। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी जो ग्रह है, इसके चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। तो चंद्रमा क्या हो गया हमारा, एक तरह से उपग्रह हो गया है। और तारे किसे कहते हैं, चलो ये भी अच्छी बात है। तारे जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं ऐसा पिंड जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करता हो, जो खुद का प्रकाश क्या करता हो, उत्पन्न करता हो। ठीक है, उस पिंड को या उस समूह को, जैसे क्या होता है, गैसों का एक समूह होता है। वैसे तो तारे के अंदर क्या होती है, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, है ना। उन गैसों में जो है जैसे एटॉमिक एनर्जी बनती है ना, इस प्रकार से इसमें भी एटॉमिक एनर्जी बनती है ना। परमाणु जो है संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा बहुत सारी एनर्जी बनती है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे यहाँ पर तारा। तो तारा कैसे कहेंगे, जो ऐसा पिंड या ऐसे गैसों के गुच्छे को जो खुद क्या करता हो, ऊर्जा पैदा करता हो, है ना, रोशनी पैदा करता हो, उसे हम कहते हैं यहाँ पर तारा। ठीक है, एक मोटा मोटा मैंने आंकड़ा बता दिया, आगे और अच्छे डिटेल्स को समझेंगे। अब देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड के बारे में हमने समझ लिया कि भैया पृथ्वी के चारों तरफ फैले असीम क्षेत्र में जो उल्का पिंड, खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, उनके समूह को हम कहेंगे ब्रह्मांड। ठीक है, और अब जो है इससे संबंधित खगोल, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, कौन कौन से सिद्धांत आए, कौन कौन से वैज्ञानिक आए, उनके बारे में हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कौन से खगोलविद आए थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं अधिकतर, टोलमी। ठीक है, टोलमी जो थे, इन्होंने एक बात कही थी कि भाई पहले उस समय में जब 140वीं ईस्वी की बात करते हैं, 140वीं ईस्वी में क्या हुआ था कि जब हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय हम पृथ्वी को, जो उस समय के जो हम कह सकते हैं खगोलविद, उन्होंने क्या किया था कि भाई उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वो देखते थे, क्या देखते थे भाई, कि सूरज हर बार हम देख पा रहे हैं कि मॉर्निंग में कहाँ से उगता है, पूर्वक दिशा से उगता है, और वापस पश्चिम की दिशा में क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। ठीक है, और यही तारों की स्थिति थी, यही चंद्रमा की स्थिति थी। तो यहाँ पर देखने पर ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी क्या है, बीच में है, और ये चंद्रमा, सूर्य, तारे, ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगा, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या कहा जाता है उसको, जियोसेंट्रिक थ्योरी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है कि भाई जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, या इसको हिंदी में बात करें तो भू केंद्रीय, मतलब भू जो है, पृथ्वी जो है केंद्र में, है ना, भू केंद्रीय सिद्धांत। तो टोलमी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, भू केंद्रीय सिद्धांत दिया, जियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जो है हम कह सकते हैं पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है, और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, जियोसेंट्रिक किसे कहेंगे, कि ऐसे इस थ्योरी के अनुसार मतलब पृथ्वी जो है सेंटर में है, और जैसे देखो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पृथ्वी क्या है, सेंटर में है, और ठीक है यहाँ पर सूर्य है, और बाकी जितने भी ग्रह हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की जो है चक्कर लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें जो आंखों से देखा वही बताया। ठीक है, बाद में कुछ और वैज्ञानिक थे, जिसमें से सबसे फेमस है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने, जो ये पोलैंड के रहने वाले थे, ठीक है, इन्होंने कहा था कि भाई नहीं, जो जो सूर्य है वह सेंटर में, न कि पृथ्वी, है ना, पृथ्वी सेंटर में नहीं है। उन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च किया था, है 1500 ईस्वी के आसपास उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ पर जो पृथ्वी है ये सेंटर में नहीं है, जबकि सूर्य सेंटर में है। ठीक है, तो सूर्य सेंटर में है, और जितने भी ग्रह हैं वो इनके चक्कर लगा रहे हैं। किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम होलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रिक सिद्धांत। क्या कहेंगे, हेलियोसेंट्रिक या हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, विश्व के केंद्र में क्या नहीं है, देखो सबसे पहले देखना, विश्व के केंद्र में क्या है, सूर्य, न कि पृथ्वी। पृथ्वी से भी अन्य ग्रह जो हैं इसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। कोपरनिकस का सिद्धांत क्रांतिकारी समझा गया है, क्योंकि अभी तक चर्च का कहना था कि पृथ्वी ईश्वर के ने बनाया है, तथा पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है।
ठीक है। देखो उस समय में क्या होता था, जो अलग अलग देश थे यहाँ पर जो पादरी थे, है ना, ईसाई धर्म के जो मानने वाले हैं, उनका जो है उस समय वहाँ पे काफ़ी वर्चस्व था। और वो जो बात करते थे, या उनका जो ग्रंथ है, या उनके जो धार्मिक धारणा है, हम ऐसे कह सकते हैं धार्मिक धारणा है, उनका यह सोचना था कि पृथ्वी जो है विश्व के केंद्र में है और सभी इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन यह जो है पोलैंड के ही ये भी पादरी थे, इन्होंने जो है इस सिद्धांत को नकार दिया था और इन्हें कहा था कोपरनिकस ने कि भाई नहीं, जो है सूर्य केंद्र में है और इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ग्रह कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय पहले हमने सुना होगा एक जो चर्च के जो पादरी थे, उनने कहा भी था कि भाई हमारे द्वारा ये जो बात कही गई थी ये जो है गलत है, और कोपरनिकस ने जो कहा था वो पूर्णतः सत्य है। ठीक है। तो ये ठीक है, ये अवधारणा है, इससे अपन इस पर कोई बहस नहीं करना है। ठीक है। ये अपने अपने धर्म के हिसाब से चलती रहती है इन चीज़ों को। अब आगे बात करते हैं। चलो अगला टॉपिक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेन दो से थ्योरी आती हैं। एक तो टॉलमी की थ्योरी, ठीक है ना। टॉलमी ने क्या कहा था भाई, टॉलमी ने कहा था कि भाई हमारा पृथ्वी केंद्र में है और उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। फिर कोपरनिकस ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हमारा सूर्य केंद्र में है और उसके चारों तरफ सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है। तो जहाँ पर पृथ्वी केंद्र में है उसको जियोसेंट्रिक कहेंगे, और जहाँ सूर्य के अंदर में उसको हेलियो सेंट्रिक है, क्योंकि हेलियो का मतलब ही सूर्य होता है ना। और यहाँ पर लिया भी है देखो, है ना, हेलियो का मतलब क्या होता है, सन या सूर्य होता है। ठीक है। ये अलग अलग लैटिन भाषा या किसी और लैंग्वेज में इसको हेलियो कहते होंगे। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला अगला सिद्धांत दिया था केपलर ने। देखो केपलर का सिद्धांत बहुत सी बार पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। केपलर क्या करने वाला था, केपलर ने कहा था कि भाई, उसने क्या कहा था, ग्रहों की गति के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, ग्रहों की गति के बारे में। उसका कहना था कि भाई जो ग्रह हैं वो गोल चक्कर नहीं लगाना है सूर्य के। तो फिर कैसे चक्कर लगाना है भाई, उसने कहा जैसे ये सूर्य है ना, ये इसके जो ये पृथ्वी ग्रह है, ये इससे गोल गोल चक्कर नहीं लगाना। देखो इसका जो आकार यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, अंडाकार आकार है ना। तो ये इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, या तो अंडाकार आकार कह सकते हैं, या दीर्घ वृत्ताकार आकार भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। तो केपलर ने क्या कहा था कि जो भी ग्रह हैं उनकी गति सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार है। किस प्रकार की है, दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार। तो हम कह सकते हैं केपलर ने किस बारे में सिद्धांत दिया था, ग्रहों की गति का नियम दिया था। किसका नियम दिया था, ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक है। तो जोहानसन केपलर ने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्तीय या अंडाकार है। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं गैलीलियो। देखो गैलीलियो ने, आपने सुना होगा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, है ना। तो यह देख लेते हैं। गैलीलियो ने क्या कहा था, इतावली खगोलवेत्ता गैलीलियो ने अपनी समकालीन केपलर के विचारों का समर्थन किया। ठीक है। ये भी जो केपलर थे उनके समकालीन ही थे, उनकी आयु भी या उन सब के समकालीन ही खगोलविद थे। वर्ष 1609 में गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है, अपवर्तक दूरबीन। दूरबीन भी दो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से होता है एक अपवर्तक दूरबीन, एक होता है परावर्तक दूरबीन। ठीक है। अधिकतर इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अपवर्तक क्या है साहब, परावर्तक क्या है। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड पर भी ध्यान देना। अपवर्तक का मतलब होता है रिफ्रैक्टर, रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप। ठीक है। अब अपवर्तक को आपने अपवर्तन तो पढ़ा ही होगा, है ना, साइंस के स्टूडेंट है तो अपवर्तन तो पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा था, छोटा सा एक आइडिया देता हूँ मैं। जब क्या होता है, सूर्य की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे मान लीजिए ये एक माध्यम है, ऊपर मान लिया जाए वायु है, ठीक है, और नीचे जैसे मान लीजिए जल है। तो जो वायु से कोई किरण जल में जाती है, सॉरी, है ना, वायु की कोई किरण जल में जाती है, तो वो क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, अपवर्तन। तो यहाँ पर भी जो गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था वो अपवर्तन के बेस पे बनाया था, मतलब कि जैसे दो लेंस यूज़ कर लिया इसने, और यहाँ पर क्या किया, तीसरा लेंस लगाया। ठीक है। और इसको देखने के लिए यहाँ पर इसने तीसरा लेंस लगाया। इस प्रकार से दूरबीन बन जाएगी आपकी। ठीक है। यहाँ पर दूरबीन बन जाएगी और यहाँ पे लेंस बना के यहाँ पर, यहाँ से वो अपने जो आँखों के द्वारा देख पाएगा, है ना। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो लेंस बन रहा है, बस डायरेक्ट नहीं देख पा रहा, वो उसको अपवर्तिक इमेज देख पा रहा है। तो इस प्रकार से जो दूरबीन बनाई गई थी गैलीलियो द्वारा, यह जो है अच्छा, ऐसा नहीं है कि गैलीलियो ने सबसे पहले जो है
दूरबीन का आविष्कार किया था। लेकिन इससे पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने दूरबीन बना दी गई थी। लेकिन गैलीलियो ने जब सुना कि भाई कुछ वैज्ञानिकों ने दूरबीन बना दी है, काफ़ी दूर है, वो काफ़ी महंगी है, वो परचेस नहीं कर पा रहा था, तो उसने खुद की दूरबीन बनाने के बारे में विचार किया। और जो है मार्केट से या जहाँ से भी उसको अवेलेबल हो सकता था, वहाँ से उसने वो ग्लास ग्लास लिए और उसको इस प्रकार से मॉडिफाई किया कि वो लगभग जो है 20 गुना ज़्यादा आवर्धित इमेज बनाने लग गई। मतलब जिन्होंने फर्स्ट में दूरबीन बनाई थी, उन्होंने सिर्फ 3 गुना ही इमेज बड़ा करके बनाया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है ये बनाई थी दूरबीन, इसका जो फोकस था ये 20 गुना ज़्यादा बड़ा इमेज को बना पाती थी, इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुए, ठीक है। गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाई थी वो काफ़ी फेमस हो गई थी। तो हम बात करते हैं इतावली खगोलवेत्ता खगोलियो गैलीलियो से ना। गैलीलियो ने अपने समकालीन केपलर के विचार का समर्थन किया। 1609 में गैलीलियो ने अपवर्तक दूरबीन, ये बात समझ में आ गई, अपवर्तक दूरबीन किसे कहेंगे, ठीक है। इसमें अपवर्तन का उपयोग ना, अपवर्तन का उपयोग करके जो दूरबीन बनाई गई थी, है ना, ठीक है। आविष्कार किया गैलीलियो ने ही था। सबसे पहले गैलीलियो ने जब देखो आसमान में तो वो अचंभित हो गए, इतने सारे ग्रह, इतने सारे उसके उपग्रह, ठीक है। तो उसने ही पहली बार देखा था कि बृहस्पति जो है उस उपग्रह के सॉरी उस ग्रह के 4 उपग्रह हैं। किसके? बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रह हैं। और फिर उन्होंने सूर्य को देखने की कोशिश करी तो उसमें सूर्य में एक धब्बा नुमा आकृति उनको दिखाई दी, जिससे उन्होंने सूर्य कलंक या सूर्य धब्बे कहा। तो इसका पता भी उन्होंने लगाया। और हमारे पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, देखो ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है ना एग्जामों में, इसका ध्यान रखना। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा होता है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी या सेंचुरी, सब तरह से जैसा बोल सको आप इंग्लिश में, ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी का जो है आविष्कार, या अब आविष्कार तो क्या आप खोल सकते हैं, खोज ऐसे बोल सकते हैं। जो खोज की गई थी वो किसने करी थी? गैलीलियो ने ही देखा था सबसे पहले इसको, ठीक है। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, कौन सा? प्रोक्सिमा सेंटोरी, ओके। आगे बात करते हैं। अगला सिद्धांत दिया है न्यूटन। देखो न्यूटन ने तो हर जगह भैया उंगली कर रखी है, मेरा तो ये कहना है। न्यूटन ने हर जगह सिद्धांत दे दिए, है ना। तो न्यूटन ने क्या कहा था ये भी है, देखो अभी इन्होंने फिजिक्स में भी सिद्धांत दे दिए, यहाँ पे भूगोल में भी आ गए सब। ब्रिटिश भौतिकवेत्ता आइजैक न्यूटन ने 1668 में परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया। बताओ, अब गैलीलियो ने तो कौन सी दूरबीन का आविष्कार किया था? अपवर्तक दूरबीन। अब यहाँ पर न्यूटन ने परावर्तक दूरबीन का उपयोग कर दिया। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? आप सभी जानते हैं परावर्तक हम परावर्तन के द्वारा ही देख पाते हैं, जैसे कि मान लिया ये सन है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी दूरबीन बनाई, इनको डायरेक्ट देखती थी, इसके अंदर अपवर्तक लेंस का उपयोग नहीं होता था, ठीक है। थोड़ा सा इमेज सही नहीं बन पा रहा है। ये जो है यहाँ पर जैसे डायरेक्ट इसको इस प्रकार से दूरबीन बनी और डायरेक्ट इसको देखने के लिए सुविधा हो गई। तो ये यहाँ पर जो है इस बात का ध्यान रखना, दोनों में क्या अंतर है। वही गैलीलियो ने दूरबीन बनाई, कौन सी थी? अपवर्तक। अब ठीक है, अब साहब न्यूटन साहब आए तो न्यूटन साहब ने कौन सी जो है आपकी दूरबीन बनाई? तो उन्होंने बनाई थी आपकी परावर्तक दूरबीन, ठीक है। आगे बात करते हैं हर्शल। देखो हर्शल के सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। 1805 में ब्रिटेन के खगोल वेता हर्शल ने दूरबीनों की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। अब दूरबीन तो बन गई, पर अध्ययन सबसे ज़्यादा किसने किया? हर्शल ने किया। और बताया कि विश्व केवल सौर परिवार तक सीमित नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि भाई सौर परिवार तक नहीं है भैया, बड़ी पर जो हमारा तो जो है ये अंतरिक्ष काफ़ी बड़ा है, बल्कि यह सौर मंडल स्वयं आकाशगंगा नामक तारा निकाय का एक अंश मात्र है। आपको पता है हम आकाशगंगा में किस जगह पे हैं? आकाशगंगा, आकाशगंगा तो कहते रहते हैं हमको। देखो यहाँ पर जिस प्रकार से हमारी आकाशगंगाएं हैं, इस प्रकार की आकृति होती है, आप सभी ने देखी होगी। तो इसके सिर्फ एक डॉट नुमा इतने से हिस्से में आप पाए जाते हैं। हमने तो पूरे आकाशगंगा को देखा भी नहीं अभी, है ना। हमारी बात कर रहा हूँ, मतलब उसमें काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र में ये फैली रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई तारा है, सूर्य है, उसके चारों तरफ बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो हम क्या उसके सिर्फ एक अंश मात्रा में है, ठीक है। तो इस अध्ययन के पश्चात मानव ने ब्रह्मांड की असीमित व्यापकता को देखा, ठीक है। तो मतलब जो आपका ब्रह्मांड है ना भैया, बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हब्बल का आकाशगंगाओं के प्रतिसरण का नियम। देखो ये सिद्धांत भी बहुत सी बार पूछा गया है। प्रतिसरण का नियम क्या है, या रिसेशन ऑफ गैलेक्सी क्या है? प्रतिसरण सिद्धांत मतलब ये होता है कि भाई जो हब्बल साहब थे उन्होंने क्या कहा था, ये अमेरिका के थे,
इन्होंने कहा था कि जितनी भी आकाशगंगा हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। क्या कहा था उन्हें? आकाशगंगा अंतरिक्ष में अस्थिर है, स्थिर नहीं है, ठीक है, स्थिर नहीं है, ठीक है, बल्कि वे एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। और जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती है, इनमें भागने की गति भी तीव्र होती जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है इनमें कोई ग्रेविटी का वर्क नहीं कर रही होगी अभी अंतरिक्ष में है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रेविटी तो लगती है इस पर, है ना। और इसे आकाशगंगाओं के प्रतिसरण का नियम कहा गया, है ना। हब्बल साहब ने कहा कि आकाशगंगाएं लगातार भाग रही हैं जब से बिग बैंग हुआ है ना, महाविस्फोट जिसे हम कहते हैं, तब से ये जो है आकाशगंगाएं भागी जा रही है एक दूसरे से। और जितनी दूर जाती है उतनी तेज़ी गति से भागती हैं, ठीक है। लगातार हमारे ब्रह्मांड का विस्तार होता ही जा रहा है हर सेकंड में, ठीक है। और इतनी गति तेज है कि अब कल्पना करने दूर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब हब्बल के मत से खगोलवेत्ता आइजक एसिमोव सहमत नहीं है। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस प्रकार से जो है आकाशगंगाएं भागती रही तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर जाने के बाद आकाशगंगाएं इतनी तेज हो जाएगी हम कि उनको देख ही नहीं पाएंगे। ये इनका कहना था कि उनका आइजक एसिमोव जो इनकी बात से सहमत नहीं थे। आगे बात करते हैं डॉपलर विस्थापन। देखो ये तो टॉपिक भी थोड़ा ध्यान से देखना डॉपलर के बारे में, ठीक है। डॉपलर विस्थापन आकाशगंगाएं दूर भाग रही हैं और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है। डॉपलर विस्थापन से ही हमने देखा कि आकाशगंगाएं लगातार भाग रही हैं। डॉपलर विभाग आपने सुना होगा, डॉपलर इफेक्ट, है ना। डॉपलर इफेक्ट के द्वारा ही हमको पता चला था कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, ठीक है। इस डॉपलर विभाग में क्या होता है कि इसमें कलर चेंज हो जाता है। जैसे रेड कलर जब आता है तो हमको लगता है कि भाई कोई चीज़ दूर जाती है तभी तो उसका रेड कलर दिखाई देता है। सुना होगा आपने, पढ़ा होगा भाई, दूर से अपन देखते हैं तो लाल कलर की बत्ती लगाई देती है ट्रेनों पे, यहाँ पे जो सिग्नल के तौर पे क्यों लगाती है कि दूर से दिखे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के अंदर जो है हमने जब देखा तो यहाँ पर हमें रेड कलर दिखाई दिया, ठीक है, जिससे पता चला कि भाई ये जो है आकाशगंगाएं लगातार दूर भाग रही हैं। अगर यही पिंक कलर का दिखाई देता तो आकाशगंगाएं हमारे क्या आती है, पिंक नहीं, सॉरी गलत बोल पा रहा हूँ, ब्लू, है ना, ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो हमें क्या लगता है भाई कि ये जो है बैंगनी या ब्लू कलर जैसे बोलते हैं, हमारे आकाशगंगा हमारे क्या आ रही है, निकट आ रही हैं, ठीक है। जैसे डॉपलर इफेक्ट करते हैं, डॉपलर इफेक्ट का जो हमें दिया हुआ है, डॉपलर इफेक्ट यहाँ पृथ्वी पर से हम देखते हैं भाई कि आकाशगंगा जो दूर जा रही है लगातार, तो वहाँ पर देखने पर पता चलता है कि भाई वो लाल कलर की दिखाई दे रही है इस टाइप से, तो डॉपलर इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि आकाशगंगाएं लगातार क्या हो रही हैं, विस्तारित हो रही हैं, फैल रही हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो अब सबसे बड़े टॉपिक के बारे में आ जाते हैं हम, बिग बैंग। इससे संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सभी इसको थोड़ा ध्यान समझना। एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेंतरे, इनका नाम याद रखना, जॉर्ज लेमेंतरे। इन्होंने एक महाविस्फोट सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत किससे संबंधित था? ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत था। बस ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? लेमेंतरे ने, जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य भी है, ठीक है। तो सर्वमान्य सिद्धांत था लेमेंतरे साहब का जो है महाविस्फोट सिद्धांत। और इसके ये कहाँ के थे? बेल्जियम के थे, ठीक है। और एवे जॉर्ज लेमेंतरे ने एक सिद्धांत दिया जो विश्व की उत्पत्ति से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का मतलब क्या होता है? बिग का मतलब ग्रेट, और बैंग का मतलब एक्सप्लोशन, मतलब विस्फोट, है ना। तो एक ऐसा विस्फोट हुआ था, इस सिद्धांत के अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में एक अत्यंत भयंकर विस्फोट हुआ। देखो यहाँ पर एक प्रकार से इमेज बना रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक बिंदु था, उसमें एक विस्फोट हुआ, और अगले ही सेकंड जो है अलग अलग गैलेक्सियाँ बनना चालू हो गई, और सभी जो है एक दूसरे से विस्फोट की वजह से दूर भागने लग गई, ठीक है। जिसमें से प्रारंभिक पदार्थ फोटोन तथा इलेक्ट्रोक्वार्क ग्वान, है ना, इधर उधर छिटक गया, और उसी से आकाशगंगाएं बननी जो अभी तक भाग रही हैं। विश्व की उत्पत्ति का यह सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है।
इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि एक बिंदु नुमा, बिल्कुल बिंदु डॉट का समान पूरा जो है आपका ब्रह्मांड के अंदर जितने भी तत्व थे उस बिंदु के अंदर समाये थे। और एक समय ऐसा हुआ कि उसमें अचानक विस्फोट हुआ और उसमें जो बिंदु के अंदर जितने भी तत्व थे वो सब बिखर गए और वो लगातार फैलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग चीज़ों का निर्माण हुआ है। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है, गैलेक्सियों का निर्माण हुआ है, ठीक है, तारों का निर्माण हुआ है। तो वो सभी किसके थ्रू में है? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। एलन सैंडर्स का स्पंदमान या दोलयमान विश्व सिद्धांत। देखो ये उसका उल्टा है। किसका उल्टा है? बिग बैंग थ्योरी का। इस सिद्धांत के अनुसार देखो पढ़ लेते हैं पूरा इसको सॉरी दोलयमान या एलन, थोड़ा सा इसको सुधार लेता हूँ मैं, काफ़ी इरेज हो रहा है, ठीक है। एलन सैंडर्स का स्पंदमान या दोलयमान विश्व सिद्धांत विश्व के विकास का यह नवीनतम सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यह विश्व करोड़ों वर्षों के समयांतराल में क्रमशः फैलता और सिकुड़ता रहता है। उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो है विश्व लगातार क्या हो रहा है? फैलता जा रहा है और सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है। एक सॉरी डॉक्टर एलन सैंडर्स का कथन है कि आज से लगभग 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक भयंकर विस्फोट हुआ था, ठीक है, जिसको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं ना, वही बता रहा है वो। और तब से विश्व विस्तृत होता जा रहा है। यह प्रसार 290 करोड़ वर्ष तक चलता रहेगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण इन्हें अधिक विस्तार होने पर रोक लेगा। उसके पश्चात उसका सिकुड़न प्रारंभ हो जाएगा तथा यह अपने अंदर ही सिमट जाएगा और यह इस प्रक्रिया को अंतः विस्फोट करेंगे। मतलब ये आपको समझ में आ गया बिग बैंग में क्या हुआ? सभी अंतरिक्ष फैलने लग गई, जैसे ब्लास्ट हुआ कोई भी चीज़ बिखर जाती है, वैसे ये सब अंतरिक्ष के सभी जितने भी कण सब बिखर गए। अब वापस से जो है 290 करोड़ वर्ष बाद ये सभी वापस गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे वापस सिकुड़ना चालू हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, देखो इसमें बताया गया एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे सभी एक बिंदु के अंदर ये समाहित हो जाएंगे और वापस क्या हो जाएगा? फिर एक समय ऐसा आएगा कि वापस ये ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो इसे कहते हैं हम अंतः विस्फोट या स्पंदमान या दोलयमान विश्व सिद्धांत। ये किसने दिया था? एलन सैंडर्स ने दिया था। देखो इनका नाम जरूर याद रखना भाई, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक क्लियर कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको ब्रह्मांड के बारे में बताया, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उनके बारे में बताया। अब आगे हम और नए टॉपिक इसी से संबंधित जो टॉपिक बचा हुआ है, अभी तो हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, तारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसके बाद भी अगर और सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे, है ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और कोई डाउट हो इस टॉपिक से संबंधित जो मैंने बताया इससे संबंधित, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपना जो है वर्ग 2 के एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस पूरा क्लियर मैं करवा दूँ, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो हम बनाते रहें। आपने इतना पूरा वीडियो देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।